पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर मजहबी जुनूनियत के साथ साथ अब जंगी जुनून भी चल रहा है। अब ये कोई ऐसी बात नहीं जो दिनों के अंदर या चंद महीनों के अंदर या सिर्फ जज्बात की वजह से हो रहा है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि भारत के अंदर पिछले 3 दहाइयों से चल रहा है। और उसी प्रोसेस का अब ये नतीजा है कि भारत के अंदर जंगी जुनून इस हद तक बढ़ चुका है कि हर चंद दिनों बाद वहाँ पर किसी न किसी मुल्क के साथ जंग की बातें छिड़ जाती है। कभी ये तोहफे और ये रुख चाइना की तरफ होती हैं तो कभी बांग्लादेश की तरफ, हद तक कि श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे छोटे ममालिक भी इस जंगी जुनून से मुस्तस्ना नहीं। और पाकिस्तान की तरफ तो इनकी नफ़रत वैसी ही मौजूद है। अब उस नफ़रत को इस जंगी जुनून के इस पूरे जो इनका प्रोसेस है उसके अंदर और भी ज़्यादा तक़वियत मिली। यहाँ पर हम बात करेंगे उन अहम वजूहात के ऊपर कि जिसकी वजह से भारत के अंदर ये जंगी जुनून का पूरा माहौल परवान चढ़ा है, जिसकी वजह से भारत की एक पूरी नस्ल अब इस नहज पर पहुँच चुकी है। इतनी वो लोग बेहिसी का ये आलम है, या आप ये कह सकते हैं कि जंगी जुनून का ये आलम है कि छोटे छोटे वाक़यात के ऊपर उनकी पूरी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भड़क उठती है और वो अपनी हुकूमत से जंग की अपील शुरू कर देती। वो और बात है कि उनकी हुकूमत जंग तो दूर की बात है, वो एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन की भी काबिल नहीं रही अब। क्योंकि ये बात हमेशा से याद रखनी चाहिए, जब आप जंगी जुनूनियत के आखिरी लेवल पर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आपके पास और कुछ भी नहीं है। ना आपके पास सोच फ़िक्र है, ना आपके पास कोई इंटेलिजेंस माइंड है, और ना आपके पास कोई और मसले का हल है। इसलिए फिर आप जंगी जुनूनियत को परवान चढ़ाते हैं अपनी कौम के अंदर। अगर भारत के अंदर हम देख लें तो 3 मेन वजूहात है कि जिसकी वजह से भारत आज इस नहज पर पहुंचा है कि वहाँ पर हर बात पर जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। हर बात पर वो लोगों को, यानी अपने अवाम को भी जंग की तरफ धकेलते हैं, और फिर अवाम तो उससे भी ज़्यादा इस वक्त जुनूनियत का शिकार हो चुका है कि वो फ़ौरन जंग की बातें और तैयारी शुरू कर देते हैं। इसकी सबसे पहली वजह वहाँ पर हिंदुत्व आइडियालॉजी है। हिंदुत्व आइडियालॉजी को अगर समझना है तो हमें आज़ादी से पहले जाना होगा। जब जंग आज़ादी चल रही थी, जब पूरे की पूरी भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल चल रहा था, तो वहाँ पर जब एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुसलमानों और हिंदुओं की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उस वक्त एक और भी वहाँ पर पार्टी मौजूद थी, एक और भी वहाँ पर स्टेक होल्डर मौजूद था जो आरएसएस के नाम से वहाँ पर जाना जाता था। उनका मेन मकसद था एक ऐसी रियासत को तश्कील देना जो मज़हबी बुनियादों के ऊपर हो, जहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, और जिसका मकसद ये हो कि वहाँ पर जो हिंदू आइडियालॉजी है उनको सावरन किया जा सके, यानी कि माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल बेदखल करना। आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को ये बात समझा दूँ तो उस वक्त आरएसएस का सबसे बड़ा मकसद ये था कि तमाम मुसलमानों, सिखों और हत्ता के यहाँ पर जो क्रिश्चियन थे उन सब को निकाल दो, इवन बुद्ध मत वालों को भी, और यहाँ पर इस खित्ते के ऊपर सिर्फ हिंदुओं का राज होना चाहिए। लेकिन चूँकि ये एक बिल्कुल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल अमल चीज़ थी, जिसको ना अंग्रेज़ों ने एक्सेप्ट किया, ना उस वक्त हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया, हत्ता कि कांग्रेस भी आरएसएस से उस वक्त दूर रहा। और मुसलमानों के लिए तो वैसे भी नाकाबिल कबूल था ही है, क्योंकि मुसलमान इस खित्ते के एक बहुत बड़ी फोर्स या एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था। इवन सिखों ने भी आरएसएस की इस आइडियालॉजी को बुरी तरीके से धत्कारा। आरएसएस जब इब्तिदाई नाकामी के बाद मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब उनका चकनाचूर हुआ और आज़ादी मिल गई, एक तरफ पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ हिंदुस्तान बना, तो उसके बाद आरएसएस ने अपनी आइडियालॉजी को दूसरे तरीके से अप्लाई करना शुरू किया। और उनका मेन मकसद ये हुआ कि अब ये जो उनको भारत या हिंदुस्तान या जो मुल्क उनको मिला है, वहाँ पर आरएसएस के आइडियालॉजी को उन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन वहाँ पर भी इब्तिदा में उनको मुश्किल ये आया कि कांग्रेस बहुत मजबूत था। नेहरू ने वहाँ पर जब हुकूमत कायम की तो उन्होंने उस हुकूमत को किसी न किसी तरीके से एक सेकुलर रुख देने की कोशिश की। अब भारत कितना सेकुलर है वो तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी नेहरू जब तक ज़िंदा रहा उन्होंने आरएसएस को पनपने नहीं दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके बाद
चंद सालों बाद जब इंदिरा गांधी की हुकूमत आती है और उसकी इमरजेंसी लगती है, तो उस इमरजेंसी के दौरान जहां बाकी बहुत सारी पार्टीज़ उभरती है, वहां पर उनमें से एक आरएसएस भी था जो दोबारा से अपना वजूद कायम करने के लिए जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाती है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस वक्त पूरे भारत के अंदर जो दंगे फसाद हुए थे उसमें कहा जाता है कि 75% के इन दंगों फसाद में जनता पार्टी जो आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग थी वो इन्वॉल्व थी। और चंद सालों बाद हम देखते हैं जनता पार्टी सीट्स भी हासिल करके हुकूमत के अंदर इत्तेहादी भी बन जाती है। लेकिन ये हालात अभी भी जनता पार्टी और आरएसएस के लिए इतने साजगार नहीं थे। हालात साजगार बनना उनके लिए शुरू हुई बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ था वो आरएसएस का था। इसलिए वहाँ पर आरएसएस की उस कारनामे के बाद जनता पार्टी को भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती हैं जो कट्टर हिंदू थे। और यही वजह है कि कुछ सालों बाद गुजरात के अंदर जनता पार्टी, जो कि अब भारत की बहुत बड़ी पार्टी उभर कर बनती है और गुजरात के अंदर इलेक्शन जीत जाती है, और ये जनता पार्टी बीजेपी के अंदर कन्वर्ट होती है और गुजरात के अंदर इनका सीएम बनता है सबसे पहले नरेंद्र मोदी। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह कि बीजेपी इस वक्त तक मुल्क के अंदर 1998 के इलेक्शन भी जीत चुके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनका आ चुका होता है, उनका होल्ड अब मजबूत होता जा रहा है। यानी 1992 के बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अब ये बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कायम कर रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इनको भी इससे बड़ी पजीराई तब मिलती है जब उस वक्त के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और उनके राइट हैंड अमित शाह गुजरात में दंगे फसादात करवा देते हैं, जिसमें उस वक्त 2000 से लेकर 5000 तक मुसलमानों की शहादत हो जाती है। इसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का अमेरिका में दाखिला बंद हो जाता है। दोनों को बहुत सारे यूरोपियन स्टेट के अंदर दहशतगर्द करार दिया जाता है, और हत्ता कि भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज होते हैं। भारत की जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ थी वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी की इस पूरे कार्रवाई को मुस्तरद करते हैं और इसको भारत के लिए ख़तरा करार देते हैं कि ये अब कम्युनल बेसिस के ऊपर दंगे फसादात भारत के अंदर एक मुकम्मल तौर पर रिवायत बन जाएगी। और वही हुआ कि 2002 के बाद हम देखते हैं कि तकरीबन 3800 छोटे बड़े क्रिमिनल फसादात हुए हैं मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, और कहा यह जाता है कि इन तमाम फसादात की जो जड़ है वो गुजरात फसादात से ही होकर आती है। बात यहाँ पर भी नहीं ठहरती, बल्कि 2012 के इलेक्शन आते, 14 में इलेक्शन आते, 2012 में मोदी को एक दफ़ा फिर से बीजेपी की तरफ से उठा दिया जाता है। बीजेपी मोदी को एक दफ़ा फिर से मुकम्मल तौर पर उनको फ्री हैंड दे देती है, और यहाँ पर बीजेपी उस नैरेटिव को, जो आरएसएस की नैरेटिव है, उसको अब आकर खुलेआम पूरे भारत के अंदर बेचना शुरू कर देते हैं। अब वो सिर्फ हिंदुस्तान के चंद इलाकों से निकलकर पूरे भारत के अंदर फैल जाता है। अखंड भारत और इस तरह के बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं। आप लोग अगर मोदी के 2012 से लेकर 2014 के तमाम स्पीचेस उठाएं और उनका डेटा एनालिसिस करें, तो उनके अंदर जो सबसे मेजर आप लोग को चीज़ दिखाई देगी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, और बल्कि वो एक माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत थी, और उसी नफ़रत को इम्प्लीमेंट करने के लिए जंगी जुनून को परवान चढ़ाना था। मोदी के हर एक स्पीच के अंदर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और हत्ता कि मालदीव के साथ जंग की बातें होती हैं। उनके साथ जो है तो मुकाबले की बातें होती हैं, उनके साथ जो है तो एक किस्म की हल्लाबाजी की बातें होती हैं। और यही वो चीज़ है कि जो बीजेपी को इलेक्शन में कामयाबी तो दिलवा देती हैं, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर इतना लोगों के ऊपर असरअंदाज हो जाती हैं कि वो लोग बाकी पूरी दुनिया को और हत्ता कि अपना जो ये खित्ता है इसको अपने लिए ख़तरा समझने लग जाते हैं। जब इसको अपने लिए ख़तरा समझने लग जाते हैं तो वो डर की वजह से मोदी को वोट दे देते हैं। ये एक पूरा पॉलिटिकल फिनोमेना है कि जब आप किसी के दिमाग में एक डर बिठा देते हैं तो उस डर की वजह से फिर वो आपको फॉलो करता है। और यही काम
यही जो ट्रिक है ये मोदी इस्तेमाल करता है इस पूरे वाक़े के अंदर, इस पूरे टाइमलाइन के अंदर। बीजेपी इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करती है। तो ये प्रोसेस जहाँ पर एक तरफ तो मोदी की जीत यानी बीजेपी की जीत का बायस बनती है इलेक्शन के अंदर, तो दूसरी तरफ ये इंडिया के अंदर उस जंगी जुनून को परवान चढ़ने की भी पूरी तैयारी हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब दोबारा इलेक्शन आता है 2019 का इलेक्शन, तो उससे पहले अब जो 2014 के इलेक्शन से पहले मोदी ने वादे किए थे उनमें से किसी ना किसी चीज़ को उन्होंने दिखाना था लोगों को। देखो एक बात तो है, अब लोग तो सोचते हैं, लोगों ने थोड़ा बहुत तो आपसे सवाल भी करना है, तो इसके लिए मोदी पुलवामा जैसे अटैक करवा देते हैं, मोदी पुलवामा जैसा पूरा ड्रामा रचा देते हैं, और उस ड्रामे के बाद जिस तरीके से वो जंगी जुनून को पूरा हवा देते हैं, भारत के अंदर बातें होती है, हम पाकिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरीके से जो लोगों का माइंड था, जो पहले ही फीड अप हो चुका था इस बातों से, अब उनको और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और जब आप किसी को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कंज्यूम करोगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये चीज़ आएगी। इसलिए हम देखते हैं कि भारतीयों के अंदर वो जो जंगी जुनून का पूरा प्रोसेस था वो बिल्कुल उनके माइंड के ऊपर गालिब हो गया। और ये सिर्फ गालिब नहीं हुआ, इसने फिर रंग भी दिखाना शुरू किए। हमने उसके बाद देखा कुछ अरसे बाद भारत की श्रीलंका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, थोड़ी अरसे बाद नेपाल के साथ बॉर्डर पर स्क्रिमिशेस स्टार्ट हो गए, और चाइना के साथ फिर 2 साल तक वापस स्क्रिमिशेस चली बॉर्डर के ऊपर, जिसमें चाइना ने इंडिया का बहुत बड़ा इलाका भी अपने कब्ज़े में ले लिया। हत्ता कि लद्दाख के वो इलाके जहाँ पर बॉलीवुड की 17 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी है वो चाइना के कब्ज़े में। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी, अमित शाह और इंडिया के बाकी जो बीजेपी का पूरा ये एक ग्रुप बन चुका है जो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक फैला हुआ है, उन्होंने लोगों को झूठ दिखाया, उन्होंने लोगों को भारत के बहादुरी के किस्से सुनाए, उन्होंने लोगों को बीजेपी और नरेंद्र मोदी को एक मसीहा के शक्ल में दिखाया। और यही वजह है कि लोग सोचने के बजाय उस जंगी जुनून के अंदर और भी डीप होते चले गए। तो इस तरीके से बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये पूरा जो फ़लसफ़ा है आरएसएस का, ये हिंदुस्तान की इस जंगी जुनून का एक मेन और सबसे पहला काज है, जो अब इस हद तक जा चुका है कि किसी भी वक्त हिंदुस्तान इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा ख़तरा खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक तरफ आपकी हुकूमत के अंदर ये आइडियोलॉजी भरी हुई हो, आपकी हुकूमत एक कट्टर आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव रखती हो, और दूसरी तरफ आपकी आवाम अब जज्बात और शऊर से आरी हो चुकी हो, तो फिर इसके बाद आप लोग खुद समझ सकते हो कि खित्ते के लिए क्या कुछ हो सकता है। जो दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से आज भारत के अंदर जंगी जुनून परवान चढ़ रहा है, वो चाइना और यूएस की आपस की टसल है। एक बात आपको याद रखनी होगी कि हिंदुस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है चाइना के ख़िलाफ़। चूँकि अमेरिका पिछले 2 दहाइयों से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से एशिया के अंदर बैलेंस को काउंटर करने के लिए, यानी एक ऐसा बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए कि जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके, वो भारत को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत 2008 का अमेरिका और भारत का हुआ जौहरी हथियारों का मुआहदा है। उस मुआहदे का असल मकसद ही किसी ना किसी तरीके से चाइना को इस खित्ते के अंदर दबाना था। अब इस खित्ते को दबाने के लिए अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए ताकि जो हिंदुस्तानी अवाम है, जो इंडियन लोग हैं, उनको किस तरीके से एक ऐसे आईने के अंदर उतारा जा सके कि वो नफ़रत और एक किस्म की शदीद किस्म की जज्बाती रवैया अपना सकें, ताकि जब उनको अमरीकी मफादात के लिए चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके तो वो इंटेलेक्चुअली ना सोचे बल्कि इमोशनली सोचे। और जब वो इमोशनली सोचेंगे तो फिर उनको अमन, तरक्की और मईशत से ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाई देगी जंग, बराबरी और चाइना के साथ मुकाबला। और यही हो भी रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने उस अपनी आइडियोलॉजी को 2 दहाइयों के अंदर हिंदुस्तानी लोगों के अंदर ना सिर्फ डाला है बल्कि उसको यूज़ करते हुए
अमेरिका ने हिंदुस्तानी लोगों को उस जज्बात की उस नहज पर ले आए हैं कि जहाँ पर अब हिंदुस्तानियों को कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ नहीं दिखती, जहाँ पर सोच ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर थिंकिंग का प्रोसेस स्टॉप हो चुका है, जहाँ पर एक ही चीज़ है और वो है हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट चीज़, यानी हिंदुस्तान के लोगों के लिए जंग। तो इस जंगी जुनूनियत का जो एक बहुत बड़ा दूसरा फैक्टर है वो अमेरिका की मफादात हैं चाइना के ख़िलाफ़, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके लिए उनके अंदर ये सारा फीड ऑफ किया गया, सारा उनको कंज्यूम किया गया ताकि हिंदुस्तान के लोग सवाल ना उठा सकें। और यही वजह है कि आज वो सवाल उठा भी नहीं रहे। पहलगाम हमला इसके सबसे बड़ा मिसाल है। पहलगाम हमले के अंदर हमने देखा कि भारत के लोगों को भारत की हुकूमत के ख़िलाफ़ सवाल उठाना चाहिए था कि क्यों आप लोग हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सके। हमने देखा कि जब चाइना बॉर्डर पर इलाके कब्ज़ा कर चुकी थी, जब हत्ता के इंडिया के बने बनाए हाईवे को चाइना ने उखाड़ फेंका, तो उस वक्त सवाल हुकूमत की तरफ उठना चाहिए था कि आखिर असल मसला क्या है। उन्होंने चाइना की तरफ अपनी बंदूकें कर दी, उन्होंने सोशल मीडिया को चाइना की तरफ मोड़ दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले से सारा गोदी मीडिया बन चुका है। पाकिस्तान पर अभी उन्होंने हमला शुरू किया, पाकिस्तान की तरफ सारे जो हैं तो सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रुखे मोड़ दी, बजाय इसके कि वो हुकूमत से सवाल करते कि जब 7.5 लाख के करीब फ़ौज इस छोटे से कश्मीर के एरिया में मौजूद है, तो ये जो मिलिटेंट्स हैं ये किस तरीके से 420 किलोमीटर का रास्ता तय करके बिल्कुल कश्मीर के बीचों बीच आकर ये सारी कार्रवाई करते हैं। लेकिन नहीं, ये सवाल अब पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये सवाल इंटेलेक्चुअल लोग, ये सवाल सोचने वाले लोग, ये सवाल थिंकिंग करने वाले लोग पूछते हैं, ना कि जज्बाती और जंगी जुनून में मुब्तला लोग पूछते हैं। जो तीसरी बड़ी वजह है इस वक्त जंगी जुनूनियत का हिंदुस्तान के अंदर आम होना, वो बीजेपी की एक और कोशिश है। देखो, जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक फीडबैक और एक दोबारा वोट गेन को हासिल करना। अब देखो, वोट को आप किस तरह हासिल कर सकोगे, मैं इसको आपको मिसाल देता हूँ कि यूएस के अंदर दो पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट्स हैं। तो डेमोक्रेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक दौर गुजार लिया। अब जब दूसरे दौर के लिए वो आएंगे लोगों के पास वोट मांगेंगे, तो वो लोगों को दिखाएंगे कि जी देखिए मैंने ये काम किया है, मेरी हेल्थ पॉलिसी ये है, मेरी जो है तो एजुकेशन पॉलिसी ये है, मेरी जो है तो जो इमिग्रेंट पॉलिसी है वो ये है, इमिग्रेशन पॉलिसी, मेरी जो है तो जो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी ये है। वो अपनी पॉलिसीज़ लोगों को दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि इस पर मैंने 4 साल में क्या क्या काम किया। अगर मेरी ये एजुकेशन पॉलिसी है तो 4 साल में मैंने इसमें कितनी % गेन किया। तो तब जाकर फिर लोग सोचेंगे उन पॉलिसीज़ वगैरह चीज़ों के ऊपर, फिर जाकर उसको वोट देना है नहीं देना है, अब किसी और पार्टी की तरफ जाना है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। अब हिंदुस्तान के अंदर मसला क्या हो रहा है, वहाँ पर यानी हुकूमतें आती तो इलेक्शन के ज़रिए हैं, लेकिन उन इलेक्शन के ज़रिए अंदर क्या अब जो उनकी कारकर्दगी होती है वो देखी जाती है? नहीं। बीजेपी के पिछले 2 टर्म्स के अंदर कारकर्दगी को अगर जांचा जाए तो वो हत्ता के मनमोहन सिंह के 35% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2 रिपोर्ट्स है, एक फोर्ब्स का रिपोर्ट है, एक इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। उनके मुताबिक तो अगर वो 35% के बराबर भी नहीं है तो फिर वो दोबारा सेलेक्ट कैसे हो गया, दोबारा लोगों ने उसको वोट क्यों दिए? यहाँ पर वो उस सवाल का जवाब है कि जो तीसरा मेन काज है जंगी जुनूनियत का हिंदुस्तानियों के अंदर बढ़ने का। तो जी बात कुछ यूँ हुई कि जब उनको पता चला कि कारकर्दगी हमारी है नहीं, अब वोट कैसे गेन करने हैं, तो वोट के लिए उन्होंने वही तरीका इस्तेमाल किया कि कारकर्दगी को बाढ़ में जाने दो, इन लोगों को किसी ख़ास स्पेसिफिक ऐसे मकसद के पीछे लगाओ कि जिनके अंदर निजात दहिंदा उनको सिर्फ मोदी और बीजेपी दिखे। तो जी उन्होंने वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा पूरा मशीन। आप लोग कभी हिंदुस्तान के कुछ मशहूर यूट्यूबर्स हैं जिसमें ध्रुव और कुछ और भी हैं, बैनर्जी, आप उनकी वीडियोस देखें तो उन्होंने एक पूरे एक्सपोज किया इसको। उनकी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इंडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, जहाँ पर व्हाट्सएप पर ऐसे पैगाम भेजे जाते हैं कि जिनका ना कोई सर होते हैं ना कोई पैर होते हैं। फिर एक अंदाजे के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक, जो कि ग्रुप जो अभी एक्स जो है तो उसके एलन मस्क का, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ग्रुप आपको ये सारा प्रोवाइड कर देगा।
कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हैशटैग यूज़ होता है एक्स के ऊपर, जो फॉर्मर ट्विटर कहलाता है, तो वो जो हैशटैग होता है वो वार्स, वायलेंस और सबसे बढ़कर एग्रेशन के हवाले से होते हैं। यानी कि अगर भारत के अंदर पिछले 1 साल का पूरा डेटा एनालिसिस किया जाए कि उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्वीट्स या सबसे ज़्यादा पोस्ट किस चीज़ के बारे में किए हैं, तो वो एग्रेशन और वायलेंस के बारे में हुए हैं। तो ये कौन करवा रहा है? ये पूरे इसके पीछे मोदी की एक पूरी टीम बैठी हुई है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर मोर देन 36 लाख के करीब इन लोगों ने, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको हायर किया हुआ है, उनको लाखों की तनख्वाहें दी जाती हैं और उनके ज़रिए पूरा काम किया जाता है। काम क्या करते हैं? काम ये करते हैं कि लोगों के अंदर इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं जिसकी लोगों की जो कॉन्शियस माइंड है उनको कवर करके उनकी जगह जो इमोशनल माइंड है उसको एक्टिव किया जा सके। और उस इमोशनल माइंड के अंदर फिर कारकर्दगी लोग नहीं देखते हैं, फिर वहाँ पर सिर्फ लोग इमोशनल चीज़ें देखते हैं। तो उस इमोशनल चीज़ों के अंदर फिर ये लोग अपनी कार्रवाई डालते हैं और जो इनकी अपनी आइडियोलॉजी हैं, जो इनका अपना जंगी जुनून है, जो इनकी अपनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत है, चीन के ख़िलाफ़ नफ़रत है, श्रीलंका के ख़िलाफ़ नफ़रत है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नफ़रत है, उन सब चीज़ों को डाल देते हैं। तो जब मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, अगर मैं अभी सिर्फ इस चीज़ के ऊपर सोचने लग जाऊँ कि मुझे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनसे नफ़रत करना है, तो मैं कारकर्दगी कहाँ देख सकूँगा? और मुझे ये लोग समझा दे, ये लोग मेरी माइंड में ये चीज़ डाल दे कि इनके ख़िलाफ़ नफ़रत और ये लोग आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं, ये लोग आपके दुश्मन हैं और इन लोगों से जो आपका सिर्फ वाहिद निजात दहिंदा है तो वो मोदी है, वो जो है तो अमित शाह है, वो बीजेपी है, कांग्रेस तो वैसे भी इनके सारे जो है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपके माइंड में फीड कर दी जाएंगे तब आप कारकर्दगी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखोगे। तब आप ये नहीं देखोगे कि मेरे एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या हुआ, मेरे हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या हुआ, मेरा जो है तो जो भारत की इकॉनमी है वो कहाँ जा रही है। और यही चीज़ इस वक्त मोदी और अमित शाह अपनी इस पूरे प्रोसेस के अंदर कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे कुछ नए वजूहात के साथ। भारत की इस जंगी जुनून को और ज़्यादा आप लोगों के सामने एक्सपोज करूँगा।